कि रोगजनक से प्रतिरक्षा क्या है। कोई भी बाहरी पदार्थ जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं उसे पहचान कर त्वरित गति से उस पर अटैक करके और उसको नष्ट कर देती हैं ताकि हम रोगग्रसित ना हों। तो ये कहलाती है प्रतिरक्षा। तो रोगजनक सहित किसी भी बाह्य पदार्थ के शरीर में प्रवेश करने पर उसे पहचान कर त्वरित कार्यकुशलता से तुरंत ही शरीर की कोशिकाओं को प्रेरित कर उस बाह्य पदार्थों से मुक्ति दिलाने की क्षमता वास्तव में प्रतिरक्षा कहलाती है। तो बच्चों, आपको पता है हम बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे रोगजनक हमारे आसपास हैं जो हमारे को अटैक करते हैं, हमारे पर आक्रमण करते हैं, लेकिन हम उन सभी से बीमार नहीं होते। बहुत सारे रोगजनकों में से केवल कुछ ही रोगजनक हमें प्रभावित कर पाते हैं और हम फलस्वरूप संक्रमित हो जाते हैं। तो ये जो सारे रोगों से हम प्रभावित नहीं होते, इसका कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र के कारण हमें रोगों से लड़ने की, हमें रोगों से मुकाबला करने की क्षमता मिलती है। तो अब हम प्रतिरक्षा तंत्र कैसे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की, मुकाबला करने की हिम्मत देता है, शक्ति देता है, कार्य करता है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने प्रतिरक्षा को 2 भागों में बांटा है। प्रतिरक्षा एक तो जो अपने आप प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, जन्मजात हमारे शरीर में पाई जाती है, वो कहलाती है सहज प्रतिरक्षा। और दूसरी जो हम जन्म के बाद किन्हीं बाह्य कारणों से हासिल करते हैं, वो कहलाती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो अर्जित, क्योंकि जन्मजात जो होती है, जो सहज प्राकृतिक होती है, वो एक सी, सभी की बॉडी में एक सी होती है और अविशिष्ट कहलाती है। ये अविशिष्ट रक्षा है, कोई एक रोगजनक के प्रति विशिष्ट नहीं है, ये सभी रोगजनकों से एक ही तरह से मुकाबला करती है। अब जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये जन्म के बाद विकसित होती है और यह विशिष्ट होती है। मतलब एक रोग के लिए एक प्रतिरक्षा, एक कारक आता है, एक प्रतिजन आता है, तो उसके लिए एक प्रतिरक्षी आता है। तो ये इस तरह से विशिष्ट होती है। तो बच्चों, आज हम प्राकृतिक रूप से जो कुदरत ने हमें जो प्रतिरक्षा दी है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि हम किसी भी हमारे हाथ पे कोई चीज़ टच करती है तो सबसे पहले हमारी त्वचा जो है वो उसकी सुरक्षा करती है। तो इसी तरह से बच्चों, सहज प्रतिरक्षा कैसे हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे हमारी त्वचा, हमारे शरीर की बाह्य त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। सभी जंतुओं में जो बाहरी आवरण पाया जाता है वो सुरक्षा कवच का कार्य करता है। कुछ जंतुओं में बच्चों आपने देखा है, मोलस्क वगैरह जो जंतु होते हैं, उनमें कठोर बाह्य कवच शेल पाया जाता है, या कॉकरोच में काइटिन का आवरण पाया जाता है। तो ये सुरक्षा कवच हैं और ये हमारी प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति बनाते हैं। बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल जो पंक्ति हमारे बॉडी में है वो है ये सुरक्षा पंक्ति त्वचा की। तो बच्चों, 4 प्रकार सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में मोटे तौर पर 4 प्रकार से है। सबसे पहले है भौतिक अवरोध या शारीरिक अवरोध, जैसे मैंने आपको अभी बताया, त्वचा या कोई भी सुरक्षात्मक परत अन्य जंतुओं में। दूसरा है कार्यकीय अवरोध, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे पदार्थ शरीर में मिलते हैं जिनकी क्रियाओं के फलस्वरूप हमें सुरक्षा मिल जाती है। तीसरा है कोशिकीय रोध, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं हमारी श्वेत रुधिर कणिकाओं में, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो हमें रोगों का भक्षण कर उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक केमिकल है साइटोकाइन, जो कि हमारे शरीर में स्रावित होता है कोई भी वायरल संक्रमण के दौरान, और हमारे शरीर की अन्य जो सुरक्षित कोशिकाएं हैं उनकी भी वायरस संक्रमण से रक्षा करता है। तो बच्चों, ये अपन ने 4 प्रकार का पढ़ा। थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको बताया, त्वचा मुख्य रोध है, जो कि कोई भी बाहरी प्रवेश सूक्ष्म जीवों का हो, धूल का हो, मिट्टी का हो, प्रकाश का हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो उससे हमारे को एक आउटर कवरिंग, एक आउटर शेल प्रदान करती है, एक सुरक्षा कवच देती है। दूसरी है श्लेष्मिक कला।
श्लेष्मिक कला बच्चों आपको पता है हमारी नासिका के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, हमारी पूरी जठरांत्र के अंदर एक पूरी श्लेष्मिक कला, एक नम झिल्ली का अस्तर पाया जाता है, जो कि हमारी कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो जो अस्तर है वो उसको अंदर हमारे तंत्रों में जाने से रोकता है, हमारे ब्लड में मिक्स होने से रोकता है। तो जो ये श्लेष्मिक कला पाई जाती है, ऐसी ही कला हमारे श्वसन तंत्र का आंतरिक स्तर भी बनाती है, जो कि हमारे फेफड़ों में इन रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है। तो ये हो गया बच्चों भौतिक अवरोध। अब हम पढ़ेंगे कार्यकीय अवरोध। कार्यकीय अवरोध में जैसे हमें मालूम है कि हमारे मुख में लार पाई जाती है। लार, हमें स्वादिष्ट भोजन देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये हमारी लार का एक कारण तो ये है कि हमें स्वाद का आभास, हमारे को स्वाद की संवेदना होती है। दूसरा, हमारे लार में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे मुख में लार के कारण हमारे कई संक्रमणकारियों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, और लार में ही कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो उसे यहीं नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों आपको पता है हमारी आमाशय में अम्ल पाया जाता है। हमारा जो आमाशय, एसिडिटी हमें जब होती है, खट्टे डकार आते हैं, तो हमें कहते हैं अम्ल, हमारे अम्ल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक ऑप्टिमम मात्रा में, एक निश्चित मात्रा तक तो अम्ल हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि वो हमारे आहार नाल में, हमारे आमाशय में जो भोज्य पदार्थों के द्वारा कुछ रोगाणु और संक्रमणकारी पदार्थ पहुंचते हैं, तो वो अम्ल उन पर क्रिया करके उनको नष्ट कर देता है और आगे भोजन में उसके प्रवेश को रोक देता है। तो इस तरह से ये एक बैरियर, एक अवरोध का काम करता है। इसके बाद हमारे आँख में आंसू, हम जरा सी कोई बात होती है हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं। अब आँख में आंसू वैसे तो हमारा कमज़ोरी दर्शाते हैं, लेकिन आंसू सिर्फ कमज़ोरी नहीं दर्शाते बच्चों। आँख के आंसू जो हैं उनमें एक लाइसोजाइम पाया जाता है, जो हमारे आँख की बाह्य कणों और रोगाणुओं से लड़कर उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो देखो है ना इंटरेस्टिंग कि मुंह में लार स्वाद भी देती है और रोगाणुओं से भी रक्षा करती है। आँख में आंसू कमज़ोरी भी दर्शाते हैं और इसके अलावा हमारी आँख को रोगाणुओं से भी बचाते हैं। आमाशय में अम्ल, एसिडिटी, खट्टे डकार भी लाता है, लेकिन साथ साथ वो हमारे जो भोजन में जो भी रोगाणु या संक्रमणकारी पहुँचे उन्हें भी नष्ट कर देता है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे कार्यकीय अवरोध हैं जो हमारे शरीर में कुदरत ने, प्रकृति ने दिए हैं, जो कि इन संक्रमणकारियों से हमें मुक्त रखते हैं। अब आता है बच्चों कोशिकीय रोध। अब कोशिकाएं, कुछ ऐसी कोशिकाएं प्रकृति ने जन्मजात ही हमारे शरीर के अंदर दी है, जो कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने के लिए पुलिसमैन का काम करती हैं, एक पुलिसमैन की तरह सुरक्षा देने का काम करती हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं बच्चों? WBC, हमारी रुधिर में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनमें मुख्य रूप से कौन सी? लसीकाणु, जिन्हें हम कहते हैं भक्षकाणु। भक्षकाणु, तो ये एक कोशिका है, ये एक भक्षकाणु कोशिका है। इसके पास कोई भी सूक्ष्म जीव आता है तो ये भक्षकाणु कोशिका उसको अपने अंदर ले लेती है और उसको नष्ट कर देती है, उसका भक्षण कर लेती है। तो इस तरह से ये कोशिकाएं जो हैं ये रोगजनक तक पहुंचती हैं। जैसे ही कोई रोगजनक शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ये तुरंत पूरे शरीर में से उस रोगजनक के पास आती हैं, उस रोगजनक को अटैक करती हैं और उसका भक्षण कर लेती हैं, उसको खा जाती हैं और उस रोगजनक को नष्ट कर देती हैं। तो ये भी प्रकृति ने जन्मजात रूप से हमारे अंदर दी है। अब एक और प्रतिरोध है, जिसे एक केमिकल है जिसका नाम है साइटोकाइन। तो जब हमारी बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है, अब जैसे ही कोई वायरस अटैक करता है तो जिस कोशिका पर वो वायरस अटैक करता है वो वायरस ये केमिकल इंटरफेरॉन, एक प्रोटीन है, उसको निकालता है। तो ये जो इंटरफेरॉन है वो जो आसपास में उस जो संक्रमित कोशिका के आसपास की जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं उनको वायरस के संक्रमण से बचाती है। तो इस तरीके से ये भी एक सुरक्षा की
लेयर बनाती हैं, एक सुरक्षा कवच बनाती हैं वायरस के संक्रमण से। खुद तो संक्रमित हो गई, लेकिन देखो कितनी अच्छी हैं, दूसरों की मदद कर रही हैं कि जो असंक्रमित रह गई हैं उन पर वो वायरस अटैक नहीं कर पाता। तो ये हुई बच्चों सहज प्रतिरक्षा जो आपके हमारे सभी के शरीर में पाई जाती है। तो है ना इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, जो हमने जन्म के बाद अर्जित करी है, हासिल करी है। पहले से पैदा होने के साथ ही हमारे शरीर में नहीं थी, हमने इसको अर्जित किया है, एक्वायर किया है, इसलिए इसका नाम है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमें बाहर से, वातावरण से या हमारे आदतों से, और हमारी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अन्य तरीक़ों से इसको हासिल करते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो हम एक बार देखते हैं कि ये जन्म के पश्चात विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अर्जित की जाती है। हमारा शरीर कई ऐसी क्रियाएं करता है जिससे ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है। जैसे हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, हम योगा करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारा श्वसन तंत्र जो है वो मजबूत होता है और हमें श्वसन संबंधी रोग नहीं होते। तो ये कहलाती है अर्जित प्रतिरक्षा। समझ में आया बच्चों? अब ये केवल कशेरुकी प्राणियों में, सिंपल अकशेरुकी, जैसे मैंने आपको बताया था सहज तो अकशेरुकियों में भी मिलती है, लेकिन अर्जित प्रतिरक्षा केवल वर्टिब्रेट्स का, कशेरुकी प्राणियों का ही गुण है। अकशेरुकियों में बच्चों ये नहीं पाई जाती। इसकी विशेषता है कि ये शरीर की कोशिका के बाहर से आने वाली कोशिकाओं को पहचान कर उसको मार देती है। बाहर से जो भी कोशिका आती है उसको ये पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसको मार देती है। ये जब भी कोई भी रोगजनक जब पहली बार अटैक करता है हमारे शरीर में, कोई भी एक्स रोगजनक है, मान लो वो पहली बार आता है, तो वो उसको पहचानती है और उसकी विपरीत ऐसा कुछ अनुक्रिया, उसका कुछ रिस्पॉन्स करती है कि वो उसका प्रभाव कम हो जाए। लेकिन ये जो प्राथमिक अनुक्रिया है ये थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि पहली बार नई चीज़ है बच्चों। हमारे लिए भी जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जब हम पहली बार में आती है, लेकिन जब हम दोबारा उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हम उसको फटाफट एक्सपर्ट हो जाते हैं और जल्दी से पढ़ के हमें वो लर्न हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही ये प्रतिरक्षा तंत्र, जब कोई रोगजनक पहली बार आता है तो प्राथमिक अनुक्रिया करता है, लेकिन वही रोगजनक जब दोबारा आता है तो उसके मेमोरी में, उसके स्मृति में होता है कि ये तो पहले आया था तो मैंने इसके खिलाफ ये कार्य योजना बनाई थी, तो अब मुझे वही कार्य योजना तुरंत बना देनी है। तो ये कहलाती है द्वितीयक अनुक्रिया। तो बच्चों जैसे हमारा पहले के एक बार पढ़े हुए पाठ को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें जल्दी लर्न होता है, ठीक वैसे ही द्वितीयक अनुक्रिया भी तीव्र होती है और ज़्यादा प्रभावी होती है, तुरंत हो जाती है, जल्दी से हो जाती है और तीव्र होती है। तो प्राथमिक अनुक्रिया धीमी होती है और कम तीव्र होती है, लेकिन जब दोबारा ये पदार्थ आता है तो पहली अनुक्रिया की मुठभेड़ की स्मृति के कारण दूसरी क्यों तीव्र होती है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये पहले आया था तो मैंने ये काम किया था, तो अब जब ये दोबारा आया है तो भी मुझे ऐसे ही काम करना है, तो ये तुरंत हो जाता है। तो इसकी द्वितीयक अनुक्रिया कैसी होती है? द्वितीयक अनुक्रिया रक्त में मौजूद लसीकाणुओं द्वारा होती है और इसकी तीव्रता उच्च तीव्रता की होती है, और क्योंकि ये पहले से पहचानी हुई होती है इसलिए इसको कहते हैं पूर्ववर्तीय अनुक्रिया। जैसे पहले की थी उसी को ही दोबारा पूर्व वाली अनुक्रिया को रिपीट कर दिया, तो ये कहलाती है पूर्ववर्तीय अनुक्रिया। अब बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा जो है इसके लिए मोटे तौर पर दो कोशिकाएं, हमारे शरीर की दो प्रकार के लसीकाणु इसको मुख्य रूप से इसमें सहायता करते हैं। एक है बी लसीकाणु और एक है टी लसीकाणु। अब बी लसीकाणु क्या करते हैं? कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। कौन करता है? बी लसीकाणु। और जब ये उत्पन्न
हो जाते हैं तो ये रोगजनक से लड़ते हैं। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं? रोगजनक से लड़ते हैं। और जो ये टी वाले लसीकाणु हैं, ये बी लसीकाणु की मदद करते हैं उन प्रोटीन वाले प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करने में। तो ये क्या कर रही हैं? टी वाली बी वाली की सहायता। जैसे हम, कोई बच्चा एक विषय में एक्सपर्ट है, कोई दूसरे विषय में, तो जो जिस विषय में एक्सपर्ट है वो दूसरे विषय में दूसरे की मदद करता है। ठीक वैसे ही बच्चों, ये बी लसीकाणु जो हैं इनकी मदद करती है टी लसीकाणु, क्योंकि शरीर को तो, पूरे शरीर को रोगों से मुकाबला करना है, तो बी लसीकाणुओं की मदद करते हैं टी लसीकाणु। अब हम पढ़ेंगे कि बी और टी लसीकाणुओं के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में मदद करती हैं। तो ये हैं प्रतिरक्षा तंत्र के अवयव। तो पहला है लसिका तंत्र। आपको पता है बच्चों, जैसे हमारे पूरे शरीर में रुधिर परिवहन का एक रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऐसे ही फिल्टर्ड रुधिर जिसमें प्लाज्मा वगैरह सब है, केवल लाल रुधिर कणिकाएं नहीं हैं, इसका भी एक तंत्र हमारे पूरे शरीर में मिलता है जिसे कहते हैं लसिका तंत्र। तो ये लसिका तंत्र हमारी प्रतिरक्षा का मुख्य अवयव है। और इसके अलावा कुछ लसिकाब ऊतक हैं, लसिकाब अंग हैं। लसिका तंत्र के साथ ही कुछ लसिकाब अंग हैं जो इन लसीकाणुओं के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ ऊतक हैं, कुछ कोशिकाएं हैं और कुछ घुलनशील अणु हैं जिन्हें कहते हैं प्रतिरक्षी। कुछ ऐसे अणु इन कोशिकाओं से निकलते हैं, कुछ तो ये तंत्र है, कुछ ये ऊतक है, कुछ ये कोशिकाएं हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहरी पदार्थ या प्रतिजन से लड़ने के, वो है प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी कैसे होते हैं? प्रोटीन वाले। तो ये प्रतिरक्षी भी इसमें शामिल है। तो ये प्रमुख अवयव हैं प्रतिरक्षा तंत्र के। अब ये कैसे काम करते हैं? जैसे सबसे पहले अपन ने लसीकाब अंगों की बात करी। लसीकाब अंगों में क्या होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBCs, जिन्हें हम पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि सारे शरीर की सुरक्षा का मुख्य दारोमदार इन्हीं के ऊपर होता है। ये बड़ी संख्या में होती हैं लसीकाब अंगों में, और इन्हीं को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होती हैं, लसीकाब ऊतकों में होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फोसाइट्स। अभी अपन ने पढ़ी टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स का ही प्रकार थी। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये ज़्यादातर प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती हैं। और कहाँ मिलती हैं ये? लसीकाब अंगों में। अब हम देखते हैं लसीकाब अंग भी बच्चों दो तरह के हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रिलिमिनरी, यानी कि जहाँ पर शुरुआती काम, कोई भी काम की जब शुरुआत होती है तो हम उसे कहते हैं प्राथमिक कार्य। तो यहाँ पर भी लाल, इसमें आते हैं दो भाग आते हैं इसमें, लाल अस्थि मज्जा और थाइमस। तो लाल अस्थि मज्जा कहाँ मिलता है बच्चों? रेड बोन मैरो, हमारी लंबी और खोखली अस्थियाँ, जैसे पैर की जो लंबी और खोखली अस्थियाँ हैं, इसके अंदर रेड बोन मैरो मिलता है। और रेड बोन मैरो का क्या नाम है? एरिथ्रोपोइसिस। ये क्या करती हैं? रक्त कणिकाओं को पैदा करती हैं, रक्त कोशिकाओं को बनाती हैं, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया लाल अस्थि मज्जा। दूसरी हमारी थाइमस ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इन लसीकाब के साथ, लसीकाणुओं के साथ करती है। दूसरा है द्वितीयक लसीकाब अंग। इसमें क्या आता है? तिल्ली या स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स जो हमारे गले में मिलते हैं, आप सभी को पता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारी आहार नाल में मिलने वाला एक अवशेषी अंग है, जिसका वास्तव में हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं रह गया है, लेकिन वो द्वितीयक लसीकाब अंग कहलाता है। और हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक लसीकाब अंगों, जैसे जो हमारा अस्थि मज्जा है, वहाँ तो रुधिर कोशिकाओं का, WBCs का निर्माण हो रहा है। निर्माण के बाद में ये तो उत्पन्न कहाँ हो रही हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न हुई,
तो छोटी थी, अब इनको मैच्योर होना है, परिपक्व होना है, बड़ा होना है, तो ये कहाँ होती हैं? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में इन कोशिकाओं के परिपक्वन का कार्य होता है। तो बनी कहाँ बच्चों? अस्थि मज्जा में। परिपक्वन कहाँ हुआ? थाइमस ग्लैंड में। और फिर परिपक्वन के बाद ये कहाँ चली जाती हैं? लसीकाब अंगों में, जो अपन ने अभी पढ़े, तिल्ली, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, ये सब क्या है? ये क्या है सब? द्वितीयक लसीकाब अंग। और यहाँ इन ग्लैंड्स में जाकर ये लसीकाणुओं की ये जो बनती हैं, ये मैच्योर हैं, इनकी एंटीजेंस के साथ क्रिया होती है और ये प्रतिरक्षा का कार्य इस प्रकार पूरा करती हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे अपन ने किया, कहाँ पैदा हुई? ये जो पुलिसमैन है इनका जन्म कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में। इनका परिपक्वन कहाँ हुआ? थाइमस ग्लैंड में। और इन्होंने अपना काम कहाँ किया? अपना इनका रोड शो कहाँ हुआ? लसिका ग्रंथियों में या द्वितीयक लसिकाब ऊतकों में, तिल्ली में, अपेंडिक्स में, टॉन्सिल्स में और लसिका ग्लैंड्स में। यहाँ पर ये तैयार हो गई, पूरी तरह से अपनी ड्रेस पहनकर सशस्त्र हो गई और रोगाणुओं से लड़ने के लिए रेडी हो गई। तो ये हमारा हुआ प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसकी क्या विशेषता है? तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि ये कैसे काम कर रहा है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता ये प्रतिजनी विशिष्टता। एक प्रतिजन के प्रति एक प्रतिरक्षी बनता है तो ये प्रतिजन विशिष्ट कहलाता है। दूसरी है प्रतिरक्षात्मक स्मृति। जैसे मैंने बताया बच्चों, जैसे अपना दिमाग है ऐसे इस प्रतिरक्षा तंत्र का भी दिमाग है। जैसे हम कोई चीज़ को मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, ऐसे ही ये भी अपने अंदर प्रवेश किए गए प्रतिजन की बारे में स्मृति रखता है। ये प्रतिरक्षात्मक स्मृति मतलब पहले मैंने इससे ऐसे लड़ाई की थी, अब भी मैं इसको ऐसे नष्ट करूँगा, तो ये कहलाती है प्रतिरक्षात्मक स्मृति। तीसरा है दीर्घकालिकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आज वो पहचाना और 4 दिन बाद या 10 दिन बाद वो भूल गया, ऐसा नहीं है। तो अपने साथ भी बच्चों ऐसा होता है कि हम अगर एक बार 2 बार हमने कोई टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, तभी मेरी आदत है कि मैं एक बार पढ़ाने के बाद उसको एक बार रिपीट करके कोशिश करती हूँ कि आप मेमोराइज़ करें, आप उसको अपनी स्मृति में डालें, समझें। तो वो आपको जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो केवल एक थरो रीडिंग से ही आपको वो याद हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही ये क्या करती है, लंबे समय तक अगर आपने ठीक से कोई चीज़ समझी है तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। इसी तरह से हमारा बॉडी है प्रतिरक्षा तंत्र, वो अगर एक बार किसी प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षी बना लेता है तो वो लंबे समय तक उसको याद रखता है, उसको मेमोराइज करता है, उसको अपनी स्मृति में रखता है। स्वयं की कोशिका और बाह्य कोशिका में विभेद। इसको मालूम है कि ये मेरी चीज़ है, इससे मुझे लड़ाई नहीं करनी, ये पराई चीज़ है, भारी चीज़ है, इसके खिलाफ मुझे प्रतिरक्षा करनी। तो अपने पराये का भेद अपने में भी होता है, हम भी जानते हैं कौन अपना है कौन पराया है, अपने को भी समझ आती है। तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये मालूम है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, कौन मेरे शरीर की कोशिका है और कौन बाहरी पदार्थ है। उसमें विभेद करने की क्षमता उसमें पाई जाती। तो ये 4 हैं बच्चों प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमें बहुत सिखाता है कि अगर हम ढंग से कोई काम करें तो वो हमारी स्मृति में रहता है और दीर्घकालिकता से रहता है। तो यही विशेषताएं बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की। अब ये तो अपन ने पढ़ ली इसकी विशेषता। अब ये काम कैसे करता है, काम करने का तरीका पढ़ तो अपन ने सब लिया, पर वास्तव में इसकी क्रियाविधि क्या है इतना आसान नहीं है जितना हमने पढ़ लिया कि ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे लड़ता है। वास्तव में बच्चों इसकी कार्य करने की क्षमता बड़ी टिपिकल है। उसमें कुछ कोशिकाएं, कुछ प्रोटीन, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कुछ प्रतिरक्षी पदार्थ वो भाग लेते हैं। तो प्रतिरक्षा की जो कार्यविधि है, कार्य कैसे करता है, पढ़ते तो हम सब हैं, पढ़ने के बाद हम उसको रिवाइज कितना करते हैं ये हमारी रिटेंशन की पावर को डिसाइड करता है। तो ऐसे ही प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन वो कैसे इस काम को पूरा करता है, अंजाम देता है कि कोई रोगाणु आया, उससे हमने लड़ाई करी और उसको हमने भगा दिया। तो पहली कहलाती है बच्चों
कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? इम्यून सिस्टम। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है, कोशिका यानी कि इसके काम में मध्यवर्ती यानी बीच में कोई कोशिका मदद कर रही है, और दूसरा है प्रतिरक्षी मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज। तो कोई प्रतिरक्षी पदार्थ जो कहाँ होगा? किसी तरल माध्यम में, कोशिका द्रव्य में होगा, ऊतक द्रव्य में होगा, किसी ग्लैंड में होगा। तो तरल माध्यम में वो प्रतिरक्षी या रक्त में होगा, तो वो कहलाती है प्रतिरक्षी मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये बच्चों दो प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा है। अब हम ये कैसे काम करता है, तो पहली है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाविधि। तो ध्यान से देखना बच्चों, एक बार अगर आपने इसको मेमोराइज कर लिया, ये आपकी स्मृति में आ गई तो आप कभी नहीं भूलोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा तंत्र पर, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र पर बोर्ड की परीक्षा में एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता है, इसलिए अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो ये आपको लर्न करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर आप याद रखेंगे कि मैडम ने कहा था कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षी क्या है, वाकई ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, तो काम तो वही करना है, बाहरी रोगजनक आया, पैथोजन आया, उसके विपरीत कोई चीज़ बनाई, उसको नष्ट किया, रोग को दूर कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी प्रतिजन, जो कोई सा भी रोगाणु, जीवाणु, वायरस, कोई भी बाह्य पदार्थ हो सकता है, वो जैसे ही हमारे शरीर में संक्रमण करता है, तो हमारे शरीर की रक्त में से टी कोशिकाएं एक्टिवेटेड, सक्रिय हो जाती हैं कि मेरे लिए कुछ काम आ रहा है। तो ये टी कोशिकाएं कहाँ हैं? लसिकाणुओं में हैं। क्या हैं ये? WBCs में हैं। ये टी कोशिकाएं सक्रिय होकर टी सहायक कोशिकाओं को, टी कोशिकाएं अपनी जो मदद करने वाली हैं उनको भी सक्रिय कर देती हैं, और ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, ये टी कोशिका विष कोशिकाओं को, कुछ और ऐसी कोशिकाएं हैं जो कहलाती हैं विष कोशिकाएं, उनको उत्प्रेरित करता है। किसके लिए? कि ये विष कोशिकाएं जहाँ पर संक्रमण हुआ है वहाँ पर पहुँचें। मान लीजिए ये कोशिका है, ये हमारी कोशिकाएं हैं जहाँ पर कोई बाह्य पदार्थ संक्रमण ले रहा है। ये क्या है? प्रतिजन। ये कोई प्रतिजन, ये कोई भी रोगाणु या कुछ भी हो सकता है, ये इस कोशिका को अटैक कर रहा है। अब यहाँ इस कोशिका पर कौन आ गई? यहाँ पर टी कोशिकाओं ने किसको भेज दिया? विष कोशिकाओं को। और जो ये विष कोशिकाएं हैं, मैं इनको थोड़ा लंबा दर्शा रही हूँ, तो ये विष कोशिकाएं क्या काम कर रही हैं? इस संक्रमित कोशिका के पास आ रही हैं, और इस संक्रमित कोशिकाओं को टी कोशिका विष कोशिका, ये क्या कहला रही हैं? टी कोशिका विष कोशिका। और ये एक विष, वास्तव में जैसा कि इनका नाम है विष कोशिका, तो ये एक विष, एक जहरीला पदार्थ निकाल रही हैं जिसको कहते हैं परफोरिन। तो इनसे क्या निकल रहा है? एक जहरीला पदार्थ निकल रहा है जिसको हम कह रहे हैं परफोरिन। और ये जहरीला पदार्थ कहाँ जा रहा है? इन संक्रामक कोशिकाओं के, संक्रमण वाली कोशिकाओं के पास। तो जैसे ही ये जहरीला पदार्थ निकलता है, इनके पास जाता है, तो ये इनमें एक छेद कर देता है, यहाँ से इनमें एक छिद्र कर देता है संक्रमण वाली कोशिकाओं में, और इस संक्रमित कोशिका में प्रवेश कर इस पूरी कोशिका को, जहाँ पर ये विष प्रवेश कर गया, इस पूरी कोशिका को मृत कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए क्योंकि ये कोशिका को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको कहते हैं किलर सेल्स, मारने वाली कोशिकाएं, क्योंकि इसने कोशिका के अंदर छेद किया और छेद करके अंदर प्रवेश किया और उसको
मार गिराया, उसको मृत कर दिया। तो जब मृत कर दिया तो जो प्रतिजन आया था उसका प्रभाव खत्म हो गया और कोई भी रोग नहीं होगा। ठीक है, अब ये समझ में आया बच्चों। अब ये काम तो हो गया, अब ये किन रोगों में प्रभावी है ये हम देखेंगे कि ये प्रतिरक्षा कैंसर सेल्स में, क्योंकि कैंसर सेल्स इतनी जल्दी वृद्धि करती हैं कि हमें उन्हें मारना है, उन्हें रोकना है। तो कैंसर कोशिकाओं में, टीबी में, कुष्ठ आदि रोगों में ये इस प्रकार की जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है ये इन रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी पॉइजनस, टी विश सेल्स, जो कि संक्रमण कोशिकाओं में पॉर्फिरिन डालती हैं, छेद करती हैं और उन्हें मृत कर देती हैं और इस कोशिका के इस एंटीजन के संक्रमण को रोक देती। तो इसमें कोशिका क्योंकि बीच में काम में आई इसलिए इसे कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। अब है तरल माध्यित। तरल क्या होता है बच्चों? लिक्विड, है ना, लिक्विड। तो यहाँ तो क्या थी, पिछले वाले में कोशिका बीच में आई थी, यहाँ पर एक तरल पदार्थ बीच में आएगा जो कि इस प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य संपादित करेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें बी कोशिकाएं, इसमें कौन काम करता है? बी कोशिकाएं। उसमें कौन कर रही थी? टी कोशिकाएं। तो ये बी कोशिकाएं भी अगेन वही वाइट ब्लड सेल्स हैं, लसीकाणु हैं। जैसे ही कोई प्रतिजन आक्रमण कर रहा है, जैसे ही बी कोशिकाएं उस प्रतिजन के संपर्क में आती हैं, बी कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उस ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं। ये एक विशिष्ट प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन प्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? एक प्रतिरक्षी है, एक एंटीबॉडी है, ग्लोबुलिन प्रोटीन को स्रावित करता है जो रक्त, लसिका और ऊतक द्रव्य में उपस्थित होता है। तो ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है? या तो रक्त में, या लसिका में, या ऊतक द्रव्य में। तीनों ही क्या है? तरल माध्यम है। क्योंकि ये तीनों तरल माध्यम हैं और तरल माध्यम में ही ये ग्लोबुलिन प्रोटीन स्रावित हो रहा है और मुख्य कार्य कौन कर रहा है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन। और कहाँ कर रहा है? तरल माध्यम में। इसलिए तरल माध्यम में ये रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन सदैव प्लाज्मा, लसिका और ऊतक द्रव्य में मिलते हैं, इसलिए इसको तरल प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इतना लंबा देख के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। पॉइंट वाइज आप पढ़ेंगे तो तुरंत आप मेमोराइज कर लेंगे। बाहर से विषाणु आया, बी कोशिकाओं के संपर्क में आया, उसने एक विशिष्ट प्रोटीन निकाली, ग्लाइकोप्रोटीन थी। इस ग्लाइकोप्रोटीन ने एक प्रतिरक्षी बनाया जिसका नाम था ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये कहाँ पर बना? या रुधिर में, या लसिका में, या ऊतक द्रव में। और यहाँ पर इसने प्लाज्मा में उपस्थित ऊतक द्रव में इस प्रतिरक्षी ने क्या किया? जो बाहर का प्रतिजन आया था उसके साथ ढिशुम ढिशुम करा, उसे नष्ट कर दिया और उसको समाप्त कर दिया, शरीर को प्रतिरक्षित कर दिया। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया। अब इसमें ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन विशिष्ट प्रतिजन के लिए विशिष्ट, सबके लिए एक सा नहीं होता। मान लो जीवाणु, एक जीवाणु आया उसके लिए अलग होगा, अगर दूसरी तरह का जीवाणु आया उसके लिए अलग होगा। अब ये क्या करता है? विशिष्ट प्रतिजन के साथ ताला कुंजी की तरह बंध बनाकर प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बनाकर प्रतिजन को नष्ट कर देता है। तो ये वास्तव में थोड़ा सा दो प्रकार की प्रतिरक्षा थी। अपन आगे ये प्रतिरक्षी क्या है इसके बारे में अभी मैं आगे आपको और बताऊंगी और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन प्रतिरक्षी भी जैसे भक्षकाणु विषैले पदार्थ का, रोगाणुओं का भक्षण कर लेते हैं, ठीक वैसे ही ये प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बनकर और उस संक्रमणकारी रोगाणु को नष्ट कर देते हैं और शरीर को सुरक्षित रखते हैं। तो ये बच्चों दोनों तरह की प्रतिरक्षा तंत्र की प्रणाली हो गई समझ में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हो तो गई, अब प्रतिरक्षी क्या हैं? ये जो नीचे आपने पढ़ा सेकंड वाली सुरक्षा में कि एक इम्यूनोग्लोब्युलिन सिक्रीट हुआ, एक ग्लाइकोप्रोटीन था, तो ये वास्तव में एक प्रकार का
प्रतिरक्षी है। तो प्रतिरक्षी वो पदार्थ हैं जो किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति की अनुक्रिया में प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा निकाले जाते हैं और वो उस प्रतिजन के साथ क्रिया कर उसको नष्ट कर देते हैं। तो समझ में आया बच्चों, प्रतिरक्षी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई और चीज़ हो ना हो, प्रतिरक्षी का होना शरीर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिरक्षी नहीं होगा तो हम रोग से नहीं लड़ पाएंगे, रोग से नहीं लड़ पाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे बच्चों तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है ना। तो ये प्रतिरक्षी जो है वो बहुत ही प्रमुख पदार्थ है हमारे शरीर का, सारी रक्षा का दारोमदार इसी के ऊपर है। अब इसकी प्रकृति कैसी है? अब ये जो प्रतिरक्षी है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसकी कैसी संरचना है, कैसी आदत है, इसकी कैसी प्रकृति है, इसका भी आपको पता लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो सभी प्रतिरक्षी जो होते हैं वो प्रोटीन के अणु हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इसीलिए बच्चों कहते हैं ना कि हमें प्रोटीन वाले पदार्थ अपने भोजन में ज़रूर शामिल करने चाहिए। हमें दालों का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, फलियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जो लोग मांसाहारी हैं उसे मछली का सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारे नाखून, यहाँ तक कि हमें सुरक्षा देने वाला जो प्रतिरक्षी अणु है वो भी प्रोटीन का बना है। तो प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इन्हें क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, क्योंकि ये हमारी प्रतिरक्षा, इम्यून यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, उसको इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको बच्चों क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। दूसरा, ये इनका निर्माण प्रतिरक्षी तंत्र के बी लसिकाणु, कौन बना रहा है इनको? बी लसिकाणु। अभी पिछले उसमें अपन ने पढ़ा, बी लसिकाणु इनका निर्माण करते हैं। करते किससे हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु, जैसे अपन ने डीएनए की संरचना पढ़ी थी, डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की, उसमें अपन ने न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे। तो ठीक वैसे ही प्रतिरक्षी अणु भी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से, कितनी बच्चों? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनता है। इसका मैं आपको चित्र भी बताऊंगी। ये इसका आकार है। इसका वाई आकार दिखाई दे रहा है आपको। इसमें 2 श्रृंखलाएं हैं, एक लघु श्रृंखला और एक दीर्घ श्रृंखला। इसमें जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? हल्की और भारी श्रृंखलाएं किससे जुड़ी रहती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये अपने को बीच में दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, SSS। तो ये क्या है? 2 S है, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, और इन श्रृंखलाओं के किनारों पर ये क्या कहलाते हैं? प्रतिजन बंधक स्थल। तो प्रतिरक्षी में प्रतिजन के साथ बंध बनाने के लिए बाहरी, दोनों के बाहरी आउटर बिल्कुल शीर्ष भाग पर क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी बंधन स्थल। 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। 2 सल्फाइड के अणु हैं जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। एक लघु श्रृंखला है, एक ये वाली दीर्घ श्रृंखला है। ये दोनों लघु श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका आकार किसी भी, जो ये वाई आकार तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सब में बिल्कुल ऐसा ही वाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार का एंटीबॉडी होता है, तो इसका आकार भी थोड़ा बहुत बदल सकता है। अब एंटीजन प्रतिरक्षी के एंटीजन बंधक स्थल पर मिरर इमेज की तरह फिट हो जाते हैं। जैसे ताले में एक चाबी फिट होती है, अपन ने एंजाइम सम्मिश्र पढ़े हैं, ठीक वैसे ही ये भी प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो अगर ए प्रतिजन है, अगर एक प्रतिजन मान लीजिए जिसका नाम मैं ए दे रही हूँ, तो उस ए प्रतिजन को फिट होने के लिए एक ए नाम की ही प्रतिरक्षी होगा। तो ए वाले एंटीजन में ए प्रतिरक्षी ही फिट बैठेगा। किस तरह से? जैसे
मिरर इमेज होती है, उल्टी, हमें मिरर में इमेज अपनी थोड़ी उल्टी, बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर महसूस होता है ना, ऐसे मिरर इमेज की तरह फिट हो जाता है। और प्रत्येक प्रतिरक्षी एक एंटीजन विशेष के लिए विशिष्ट होता है, ये इसकी विशेषता होती है। जैसे ए के लिए मैंने बताया, ए अगर दूसरा आ गया बी एंटीजन तो उसके लिए बी एंटीबॉडी बनेगी, ए वाली एंटीबॉडी बी वाले के लिए कभी भी काम नहीं करेगी। अब एंटीबॉडीज़ का एक और नाम है गामा ग्लोब्यूलिन। इनको क्या कहते हैं? गामा ग्लोब्यूलिन भी इनका एक दूसरा नाम है। एंटीबॉडीज़, प्रतिरक्षी, गामा ग्लोब्यूलिन और हमारे सुरक्षा कवच। एंटीबॉडीज़ को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से केवल ABCD ना कहकर इनको अपन ने कुछ नामकरण कर दिया है। 5 विभिन्न वर्ग, 5 विभिन्न, मोटे तौर पे जो हम पढ़ेंगे वो 5 विभिन्न वर्ग हैं। पहला है सबसे इम्पॉर्टेंट IgG, I फॉर इम्यूनो, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोब्यूलिन, क्योंकि इनको क्या कह रहे हैं? गामा ग्लोब्यूलिन कह रहे हैं। तो ये I इम्यूनो के साथ लगे हैं, G फॉर ग्लोब्यूलिन। तो IgG, IgM, IgD, IgA और IgE। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसको अपन इसमें पढ़ेंगे वो है ब्लड में मिलने वाली IgG जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रकार की एंटीबॉडी है, जो रोगाणु और उनके विष से बंधती है और उनको ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। और कुल एंटीबॉडीज़ की 75%, मतलब जो कई तरह की जो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग जो मिलती हैं, उन एंटीजन का 75% भाग, 3/4 भाग IgG से बना होता है। तो ये हो गए बेटा प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षी या एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ कैसे कार्य करते हैं, ये आज मैंने आपको बताया। तो इसको बिल्कुल याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। धन्यवाद।